हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक स्पेशल सेशन लेकर के आया हूं और इस सेशन में एक प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिससे हमें यह आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न यूपी लेखपाल के एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें देखेंगे पेपर में कि हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वह अधिकतर यानी कि दोस्तों 100% प्रश्न इसमें सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। अगर एक आध प्रश्न दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री या मिडिवियल हिस्ट्री से पूछता भी है तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे आप लोग ऐसा अनुमान लगा के रखिए कि लगभग 90% हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वह मॉडर्न हिस्ट्री से ही संबंधित होंगे। और हिस्ट्री के बहुत सारे सेशंस दोस्तों, लगभग 4 या 5 वीडियोस मेरे हिसाब से डाले जा चुके हैं चैनल पर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन भी है, ठीक है, जिसमें थ्योरी है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह के फ्री कंटेंट आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस सेशन में आप यह भी देखेंगे कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो करंट अफेयर्स इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार, देखिए पहला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर था 2015 का, उसका पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। देखिए बहुत ही आसान से प्रश्न है कि केंद्र सरकार की विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है। तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। दोस्तों, आर्थिक सेवाओं पर व्यय केंद्र सरकार करती है, रक्षा व्यय पर करती है, राज्यों के लिए अनुदान दे सकती है। लेकिन सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर केंद्र सरकार नहीं व्यय करती है, कोई एनजीओ ने कर दिया या किसी धर्म संस्था ने कर दिया, पर इस तरह से मुख्य रूप से सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय केंद्र सरकार नहीं करती, ठीक है। किसी योजना के तहत कर भी सकती है, लेकिन उसका मेन ध्येय बजट का यह नहीं होता कि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय किया जाए। तो इसीलिए इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। तो दोस्तों वह प्रोटीन क्या है? तो हमारे रुधिर में दोस्तों आपको पता है कि हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन जाकर के अटैच हो जाता है और भिन्न भिन्न जीवित कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच पाती है उससे। तो हेमोग्लोबिन दोस्तों ही वह तत्व है जिससे ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गमन क्या है? अंतरराष्ट्रीय आवागमन, अंतरराष्ट्रीय गमन क्या है? देखिए बिल्कुल तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न है, जो कि मतलब ऐसे प्रश्न आप तर्क से ही लगा सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, देशों के बीच में लोगों का संचलन, क्या यही अंतरराष्ट्रीय गमन है? लोगों का शहर में, अंतरराष्ट्रीय मतलब कि दो भिन्न भिन्न राष्ट्रों में गमन, ठीक है। लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, तो दोस्तों शहर से ग्रामीण तो मतलब देश के अंदर ही हो गया, ठीक है। तो वह दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कैसे हुआ? तो ये बिल्कुल बी वाला ठीक नहीं होगा। देश में लोगों का संचलन, देश में ही लोगों का संचलन हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो वह भी ठीक नहीं होगा। वह अंतरराष्ट्रीय गमन की संज्ञा उसे नहीं दी जा सकती। जो अंतिम ऑप्शन है वह यह कहता है कि एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो दोस्तों इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा स्तर अभी बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि सॉफ्ट बैंक और डैश और फॉक्सकॉन, दोस्तों सॉफ्ट बैंक एक जापान का सॉफ्ट बैंक था और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों से लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो दोस्तों सॉफ्ट बैंक, भारतीय इंटरप्राइज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें यह जो प्रश्न है यह 2015 के करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। 2015 का करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, 2016, 17, 18, 19 तक का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। इवन 2020 का भी करंट अफेयर दोस्तों अगर एक आध प्रश्न आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वह सारे के सारे 2021 और 2022 से ही पूछे जाएंगे, और 2021 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर्स हैं उसके लिए एक सेशन ऑलरेडी चैनल पर डाला जा चुका है, तो उससे आप आराम से दोस्तों लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? तो नेपाल भूकंप त्रासदी हुई थी और उसके दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य को क्या नाम दिया गया था? उसे दिया गया था दोस्तों ऑपरेशन मैत्री नाम। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6ठे प्रश्न की तरफ। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की तरफ। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, मतलब कि डायरेक्ट एक्शन डे, और इसमें बहुत ज्यादा नरसंहार भी हुआ था। तो यह डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा मनाया गया था? तो यह मनाया गया था दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था पाकिस्तान विभाजन को लेकर के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। चौरी चौरा घटना कब हुई? तो दोस्तों चौरी चौरा घटना वैसे तो 4 फरवरी 1922 भी कुछ लोग इसकी डेट बताते हैं, कुछ लोग इसको 5 फरवरी बताते हैं। वैसे 5 फरवरी यहाँ पर है ऑप्शन में, इसलिए 5 फरवरी ही हम लगा के आएंगे। तो देखिए यह सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी दोस्तों अलग अलग सेशंस के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाए गए हैं और पढ़ाए जाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है जिसमें सबसे अधिक माइनस चार्ज है? तो माइनस चार्ज सबसे अधिक किस पे है? देखिए हैलोजन, हैलोजन है फ्लोरीन और हैलोजन है ब्रोमीन। इन दोनों पर दोस्तों ऋणात्मक धारकता कितनी है? तो वह -1 है। इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 है, और सोडियम पर तो प्लस चार्ज होती है, तो यह इसको बिल्कुल ही कैंसिल आउट कर देंगे। ऑक्सीजन पर -2 होती है, तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 9वें प्रश्न का सही जवाब ऑक्सीजन है। ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? अब कोपा अमेरिका 2015 दोस्तों, कोपा अमेरिका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, और किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो दोस्तों वह देश था चिली। याद रखेंगे चिली। ठीक है, चिली की राजधानी है सैंटियागो, और चिली ने ही कोपा अमेरिका 2015 जीता था। खैर यह प्रश्न जो है आपके आने वाले लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 2015 के कोई भी करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो 2021 से करंट अफेयर्स है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? देखिए तर्क शक्ति पर इसको लगाएंगे। विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। रिजर्व बैंक का गवर्नर। अब कैबिनेट स्तर का होने के लिए क्या होना चाहिए? कैबिनेट तो दोस्तों मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल चुन के आया हुआ होता है। ठीक है, तो उसके स्तर का गवर्नर कैसे हो सकता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, जो कि अभी प्रेजेंट में कौन है? सीएजी प्रेजेंट में दोस्तों सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। तो यह दोनों भी दोस्तों इसके समकक्ष नहीं होते, कैबिनेट स्तर का नहीं होते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विपक्ष का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता भी चुन के आया रहता है, और कैबिनेट के मंत्री भी चुन के आए हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। अब दक्षिणी छोर प्रायद्वीपीय पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का, साउथ इंडिया का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, यह पूछा जा रहा है। अब देखिए कर्क रेखा दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वह ऊपर ऊपर से गुजर जाती है प्रायद्वीपीय भारत के। और कर्क रेखा, जैसे कर्क रेखा यहां से गुजर गई, कर्क रेखा यहां से गुजर जाती है, और प्रायद्वीपीय भारत यहाँ है, और यहाँ से दोस्तों भूमध्य रेखा कहीं से गुजरती है। ठीक है, और इसके नीचे दोस्तों मकर रेखा है,
तो इसमें सही जवाब क्या होगा? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है मकर रेखा के दक्षिण में। तो मकर रेखा का दक्षिण तो नीचे की तरफ हो गया, ठीक। तो मकर रेखा के दक्षिण में तो बिल्कुल स्थित नहीं है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों हिमालय है और भारत के पूर्वी राज्य हैं, पूर्वोत्तरी और उत्तरी राज्य हैं, ठीक है। तो यह भी नहीं ठीक होगा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो वहां भी नहीं होगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। वह कौन सा कथन है जहां अंतिम, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? दोस्तों 1857 क्रांति के बाद मुगल बादशाह को कैद करके एक तरह से भेज दिया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था म्यांमार में, और म्यांमार के रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन में तो खुद महात्मा गांधी शामिल हुए थे, तो उसके विरुद्ध आंदोलन क्यों चलाएंगे? सम्मेलन के विरुद्ध महात्मा गांधी किसी भी तरह से नहीं थे, वह सम्मेलनों का स्वागत करते थे, चर्चाओं का स्वागत करते थे। विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपगम यह भी नहीं था। दोस्तों नमक कर के विरुद्ध, नमक कानून तोड़ने के लिए ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। साबरमती आश्रम से गांधी जी चल करके दांडी तक गए और दांडी में नमक कानून उन्होंने तोड़ा, तो दांडी यात्रा इसीलिए फेमस है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहीं से होती है। 15वें प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? तो दोस्तों सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। मेघालय राज्य में गारो, खासी और जयंतिया पर्वत हैं, और इन तीनों पर्वतों में मानसून एक तरह से फंस जाता है, जिसकी वजह से वर्षा अधिक होती है। तो मासिन राम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, ठीक है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय, याद रखेंगे। चलिए, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका फुल फॉर्म होगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज एनपीपी। चलिए 17वें प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों 2016 में आईसीसी के प्रेसिडेंट का पद ही खत्म कर दिया गया, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अब ये नहीं रह गया है। खैर उस समय दोस्तों को किसे बनाया गया था? तो उस समय बनाया गया था जहीर अब्बास, याद रखेंगे नाम, जहीर अब्बास, ठीक है। चलिए, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहां हुआ था? तो दोस्तों अपशिष्ट प्रबंध पर जो 2015 में समझौता हुआ था उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच में, वह कहां पर हुआ था? वह असम में हुआ, याद रखेंगे नाम, राज्य असम, ठीक है। 2015 का करंट अफेयर है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2021 के जो भी करंट अफेयर है वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देख रहे हैं 2 से 3 प्रश्न, 25 प्रश्नों में एक बड़ा सा हिस्सा आ गया करंट अफेयर्स का। 2 से 3 या 4 प्रश्न आ रहे हैं सीधे सीधे करंट अफेयर से। चलिए, आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो दोस्तों वायु से नमी, अगर कोई पदार्थ है उसका हमने आच्छादन कर दिया, फैला दिया उसको, वायु से उसने नमी सोख ली, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है शुष्कन, ठीक है, शुष्कन, याद रखेंगे। चलिए, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? दोस्तों दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं दालें। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत अनाज होते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि, ठीक है। वसाओं का अच्छा स्रोत दोस्तों एनिमल फैट है, अंडा है, या कह लीजिए कि मांस है, दूध है, ये सारे वसाओं का अच्छा स्रोत है, ठीक है। जो भी मेवे हैं वह भी वसा का अच्छा स्रोत। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो एक तरह से ऑयल रिफाइनरीज खोली गई हैं, तेल शुद्धिकरण इकाइयां खोली गई हैं मथुरा, डिगबोई और पानीपत में। तो परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो दोस्तों यह स्थापित की गई हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है।
इंडियन IOCL, याद रखिएगा, IOCL द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं खोली गई हैं, स्थापित की गई हैं। 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा के रूप में दोस्तों अगर ऐसे जनरली पूछ लिया जाए तो माना गया है प्रस्तावना को। अगर यह पूछा जाए कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था, तो संवैधानिक उपचारों को कहा था, यानी कि अनुच्छेद 32 को उन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न पर आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यह ऋग्वेद के मूल पाठ है। ठीक है, तो यह थोड़ा सा वैदिक काल से रिलेटेड प्रश्न है। तो एक प्रश्न दोस्तों आपको मिला इसमें थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। मतलब के ढालान पे पत्थर लुढ़काने से अच्छा, मतलब एक तरह से आप पत्थर को कैरी करके लेके जाइए नीचे, या तो लुढ़का के लेके जाइए। तो लुढ़काना सरल है, अगर आप उसे उठा के लेके जाएंगे तो वह कार्य करना कठिन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम विज्ञान की भाषा में इसको देखेंगे कि पत्थर को हम हाथ में उठा के लेके जा रहे हैं या लुढ़का के लेके जा रहे हैं, तो कार्य बराबर है। ठीक है, कार्य इस क्षेत्र में समान रूप से कार्य हुआ है। खैर देखते हैं ऑप्शंस में। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा में कम होता है। बिल्कुल यह गलत है, विज्ञान के दृष्टिकोण से यह गलत है। ठीक है, क्योंकि कार्य बिल्कुल समान है। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पत्थर का उतना ही हो रहा है, आप उठा के ले जाइए, लुढ़का के ले जाइए, दोनों में किया गया कार्य समान होता है, परंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। तो बिल्कुल ठीक, कार्य कम किया गया है। ठीक है, किया गया कार्य समान है, लेकिन लुढ़काने में कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क कम है। ठीक है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया इसे उठाने की अपेक्षा सरल होता है, या तो ठीक है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में समान होता है, यह भी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, और आखिरी प्रश्न होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत 51A में मूल कर्तव्य जोड़े गए। और मूल कर्तव्य दोस्तों किसकी संस्तुति पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? मूल कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। टोटल मूल कर्तव्य 11 है। ठीक है, अच्छा, स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि 8 मूल कर्तव्य जोड़िए, जोड़े गए 10 और बाद में एक और ऐड करके 11 कर दिया गया। तो अगर पूछ लिया जाए स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य शुरुआत में जोड़ने की संस्तुति की थी, तो 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की संस्तुति स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, जबकि जोड़े गए कितने? 10 और बाद में 11 कर दिया गया उसको। ठीक है, और दोस्तों मूल कर्तव्य, संविधान जब बना था तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे 0 थी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो याद कर लीजिए दोस्तों 51A। ठीक है, 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 2015 का यूपी लेखपाल का पेपर। इसी तरह के प्रश्न पत्रों के साथ, इसी तरह के कंटेंट के साथ हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।